जय हिंद दोस्तों। यूपीपीएससी एलोपैथिक फार्मासिस्ट का आज पहला क्लास है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के विषय में। इसका बेसिक जानने का प्रयास करूंगा, इसका इंट्रोडक्शन जानने का प्रयास करूंगा कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, हमारे बॉडी का जो आर्गन है जैसे किडनी, लीवर या स्टमक है वो कैसे बना है, वो कैसे काम करता है, ये हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। हमारे बॉडी के जितने सिस्टम आते हैं उसे हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेडिकल फील्ड का बेस माना जाता है। जितने भी स्टूडेंट मेडिकल डिपार्टमेंट में जाते हैं वो सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बेस तैयार हो गया, अगर आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझ में आ गया तो आगे की जितनी भी पढ़ाई है वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। इसलिए आप सब भी इस आज का जो वीडियो है, जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का वीडियो है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत बेसिक से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको जीरो से पढ़ाना है और हाई लेवल तक जाना है, तो मैं वहां से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, अगर आप सभी लोग 10 मिनट तक इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं भूलेगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बस आप 10 मिनट तक यहां पर इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। अगर आपको 10 मिनट के बाद भी नहीं समझ में आता है कुछ, तो आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो आपका मन करेगा वो करिएगा, लेकिन बस 10 मिनट तक आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। सबसे पहले हम इसी विषय पे बात करते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता क्या है, और उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी के विषय में, क्योंकि आप यहाँ पे दो शब्द देख पा रहे होंगे, एक आपका एनाटॉमी, एक आपका फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम एनाटॉमी के विषय में ही बात करते हैं। अगर एनाटॉमी की बात करें तो हिंदी में एनाटॉमी को शरीर रचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीर रचना। एनाटॉमी की बात करें तो शरीर रचना इसको कहा जाता है। और एनाटॉमी वह विज्ञान है जिसमें मानव शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। आप यहाँ पे एक बात समझिएगा, यहाँ पे संरचना एक शब्द लिखा गया है। संरचना का मतलब सभी लोग जानते हैं कि कैसे बना है, तो एनाटॉमी में हम यही पढ़ते हैं, हम यही देखते हैं कि हमारा जो शरीर है उसकी रचना कैसे की गई है, हमारा शरीर बना कैसे है। इसी के विषय में हम बात करते हैं एनाटॉमी में। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे इंग्लिश वाले भी होंगे, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। इंग्लिश में यहाँ इसकी परिभाषा लिखी गई है। एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस व्हिच डील विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि यहाँ पर भी वही बात लिखी गई है जो यहाँ पर लिखी गई। हम बेसिक यही जानने का प्रयास करेंगे। एनाटॉमी जो होता है इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? शरीर रचना का अध्ययन करते हैं कि हमारा शरीर बना कैसे है, हम इसके विषय में बात करते हैं। उसके बाद आता है, ये आप इसको और भी आसान तरीके से समझ सकते हैं, हमारे शरीर के जो अंग है वो कैसे दिखते हैं, इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है? एनाटॉमी में। कहाँ कहाँ जो आर्गन है वो कहाँ कहाँ पर है, इसका अध्ययन जो किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? एनाटॉमी में। उसके साथ साथ उसका आकार क्या है, नाम क्या है, बनावट क्या है, इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? एनाटॉमी में। यानी कि आसान भाषा में अगर हम इसको समझे तो शरीर के जो पार्ट का स्टडी किया जाता है वही एनाटॉमी होता है। आपका जितने भी अंग है, आपका जितने भी ऑर्गन है वो कहाँ पर है, उसका नाम क्या है, वो किसके अंतर्गत आता है? एनाटॉमी के अंतर्गत आता है। जैसे दिल कहाँ पर है, किडनी कैसे दिखता है, हड्डियां कितनी हैं, मांसपेशियां कहाँ जुड़ी हुई हैं, इसका जो अध्ययन किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। आप बेसिक इस बात को समझेंगे। उसके बाद आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को आप बस इतना समझिएगा, फिजियोलॉजी बहुत ही सिंपल है। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि कैसे काम करता है, हमारा शरीर कैसे काम करता है। आप फिजियोलॉजी का हिंदी अगर आप इसका मतलब देखें तो शरीर क्रिया विज्ञान इससे कहा जाता है। यानी कि क्रिया कैसे करता है, क्या? शरीर कैसे काम करता है वही हम देखते हैं फिजियोलॉजी में। एनाटॉमी में हम ये देखते हैं कि कहाँ पर है, क्या नाम है, और फिजियोलॉजी में हम देखते हैं कि वो काम क्या करता है। अगर हम इसकी
परिभाषा के विषय में बात करें तो शरीर क्रिया विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें मानव शरीर के अंगों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है कि वो काम कैसे करता है, शरीर काम कैसे करता है। इसका अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? फिजियोलॉजी में किया जाता है। इंग्लिश वाले जितने बच्चे आप इसको समझिएगा कि फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी सिस्टम वर्क, यानी कि हमारा शरीर काम कैसे करता है उसका अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं? फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। आप इसको और भी आसान तरीके से समझिएगा कि शरीर के अंग काम कैसे करते हैं, इसका अध्ययन कहाँ पे होगा? फिजियोलॉजी में। कौन सा अंग क्या काम करता है, इसका अध्ययन कहाँ पे होगा? फिजियोलॉजी में। आसान भाषा में अगर हम समझे तो बस यही समझिएगा कि शरीर के काम करने का जो तरीका होता है क्या होता है? फिजियोलॉजी होता है। उदाहरण के लिए दिल जो हमारा होता है खून कैसे पंप करता है, इसका अध्ययन कहाँ पे करेंगे? फिजियोलॉजी में। फेफड़े सांस कैसे लेते हैं, इसका अध्ययन कहाँ पे करेंगे? फिजियोलॉजी में। खाना कैसे पचता है, इसका अध्ययन कहाँ पे करेंगे? तो इसका अध्ययन फिजियोलॉजी में करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। बहुत ही सिंपल उदाहरण है। इस समय मोबाइल सबके पास होगा, सभी के पास होगा। आप इस समय हमारा जो यह वीडियो देख रहे हैं यह भी मोबाइल से ही देख रहे हैं। तो एक मोबाइल से एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ, आप इसको और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपका एक मोबाइल है, हम इसमें ये देखते हैं कि मोबाइल के अंतर्गत कौन सा एनाटॉमी है, कौन सा फिजियोलॉजी है। मोबाइल में भी होता है। अगर हम मोबाइल की बात करें और यहाँ पे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखें तो मैंने आपको अभी बताया था कि फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि काम कैसे करता है और एनाटॉमी का मतलब होता है कि उसके अंग कहाँ पे है, उसका नाम क्या है। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल पे हमारा जो वीडियो देख रहे हैं ये स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब स्क्रीन जो होता है ये क्या आता है? एनाटॉमी के अंतर्गत। लेकिन स्क्रीन काम कैसे करता है इसका अध्ययन अगर हमको करना हो तो कहाँ पे आएगा? फिजियोलॉजी के अंतर्गत। आपका जो बैटरी है वो क्या होगा? वो एनाटॉमी में आएगा। लेकिन बैटरी जो है वो मोबाइल को चार्जिंग कैसे देता है, वो बैटरी चार्ज कैसे होता है, वो काम कैसे करता है, इसका अध्ययन जो करेंगे हम वो कहाँ पे करेंगे? वो फिजियोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। अब जैसे कैमरा है, कैमरा क्या है? एक पार्ट है, एक अंग है। अब मोबाइल का एक अंग है, इसको क्या कहेंगे? इसको एनाटॉमी कहेंगे। लेकिन अगर ये हमको जानना हो कि कैमरा काम कैसे करता है, कैमरा फोटो कैसे खींचता है, उसका अंग क्या है, उसके कार्य करने का तरीका क्या है, अगर हम इसको जानने का प्रयास करेंगे तो कहाँ पे आएगा? वो फिजियोलॉजी में आएगा। तो आप बेसिक इस बात को समझे होंगे कि एनाटॉमी जो होता है वो आपका बनावट के ऊपर जाता है कि अंग कहां पर है, क्या नाम है, इसके ऊपर जाता है। और फिजियोलॉजी हमको बताता है कि वो काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है। जैसे आपका एनाटॉमी में अगर हम देखें तो आपकी मोबाइल की स्क्रीन हुई, बैटरी हुआ, कैमरा हुआ, स्पीकर हुआ, ये सभी एनाटॉमी के अंतर्गत आएंगे। फिजियोलॉजी में अगर हम बात करें तो इसमें आपका बैटरी पावर कैसे देता है, ये फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। स्क्रीन टच कैसे काम करता है, ये भी फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। स्पीकर आवाज कैसे देता है, ये भी आपका फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। और नेट कैसे चलता है, ये भी आपका फिजियोलॉजी के अंतर्गत आएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप बेसिक इस बात को समझ गए होंगे कि एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है। इसका एक अंतर आप समझ गए होंगे। एनाटॉमिक मतलब यही होता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पे है, उसका नाम क्या है। फिजियोलॉजी में ये अध्ययन किया जाता है कि उसके अंतर्गत क्या आता है, उसका अध्ययन हम कैसे करेंगे, वो काम कैसे करता है, इसका अध्ययन हम करेंगे। अब हम यही देखते हैं शरीर में कि शरीर के अंतर्गत क्या है। अब जैसे हार्ट है आपका, हार्ट में अगर हम देखें एनाटॉमी के अंतर्गत अगर हम हार्ट को समझे तो हार्ट जो होता है ये छाती के दाएं तरफ होता है, उसका स्थान बताया गया। मांसपेशियों से बना होता है, बना कैसे वो बताया गया। अब 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय। ये आपका जो अध्ययन होगा ये कहाँ पे होगा? ये एनाटॉमी के अंतर्गत होगा। लेकिन फिजियोलॉजी के अंतर्गत क्या अध्ययन आएगा? तो फिजियोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन आएगा कि जो खून होता है वो पंप कैसे करता है, इसका अध्ययन क्या होगा? फिजियोलॉजी के अंतर्गत होगा। शुद्ध खून पूरे शरीर में जो भेजता है वो क्या अध्ययन होगा? फिजियोलॉजी के अंतर्गत होगा। अशुद्ध खून फेफड़े तक पहुंचाता है, इसका अध्ययन क्या होगा? फिजियोलॉजी के अंतर्गत होगा। तो आप इस पूरे बात को, एनाटॉमी को और फिजियोलॉजी को एक बेसिक तरीके से समझे होंगे। एक आपका बेसिक यहाँ पे एक आइडिया लग गया होगा कि एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से और हम समझते हैं। जैसे आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है। अब इसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है? अगर ब्रेन के अंदर हम देखें तो ब्रेन जो आपकी खोपड़ी के अंदर स्थित होता है, ब्रेन जो आपका होता है, दिमाग को खोपड़ी के अंदर स्थित होता है, ये मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ये आपका हो गया एनाटॉमी। लेकिन ब्रेन सोचता कैसे है, समझता कैसे है, शरीर को आदेश कैसे देखता है, इसका जो अध्ययन करेंगे वो कहाँ पे करेंगे? वह हम
फिजियोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। तो आप इस बात को यहाँ तक समझे होंगे। वही दूसरा एग्जाम्पल ले ले फेफड़े का, लंग्स का। देखिए इसमें छाती में 2 फेफड़े होते हैं, दाएं फेफड़ा बायां फेफड़ा। ये जो हो गया ये एनाटॉमी हो गया। लेकिन ऑक्सीजन लेना, खून शुद्ध करना, इसका जो काम है, इसका जो वर्क है वो क्या होगा, वो फिजियोलॉजी हो गया। तो आप इस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को यहाँ पे बेसिक से समझे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको नहीं समझ में आया है, और उसके साथ साथ अब नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आपके काम की बात। बहुत सारे बच्चे इस समय कह रहे हैं कि सर यूपीट्रिपलएससी एलोपैथिक फार्मासिस्ट का कोर्स लाया जाए, क्योंकि अभी कहीं पर भी पढ़ाई नहीं हो रही है। हमारा लास्ट मौका है, लास्ट चांस है। अगर इस बार नहीं हुआ तो कहीं भी नहीं हुआ। तो उसलिए मैं आप सभी के सामने कोर्स लेकर के आया हूं, जो कि है हमारा आपका यूपीट्रिपलएससी एलोपैथिक फार्मासिस्ट का बैच। और इस बैच में मैं आपको जो आपका पूरा सिलेबस है वहाँ पे आपका एलोपैथिक पूरा कंप्लीट होगा। वीडियो आपका पूरा थ्योरी के माध्यम से पूरा कंप्लीट होगा। हैंड रिटन आपको नोट्स दिया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा, और उसके साथ साथ आपका हर टॉपिक का क्विज होगा। लगभग एलोपैथिक से ही 10,000 ऑब्जेक्टिव सवाल आपको दिए जाएंगे, और वो भी आपका जो यूपीट्रिपलएससी का लेटेस्ट पैटर्न है, जहां पे 5 ऑप्शन आते हैं, उसके आधार पे आप सभी को दिए जाएंगे। और उसके बाद आपका जो यूपी स्पेशल होगा, ये भी आपका वीडियो के माध्यम से कंप्लीट होगा। आपको पढ़ाया जाएगा मैप के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, और उसके साथ साथ मैप और ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने के बाद आपको 5,000 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे यूपीट्रिपलएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे। उसके बाद इसी तरह से आपका यूपी कंप्यूटर भी कंप्लीट होगा वीडियो के माध्यम से, और उसके बाद आपको 5,000 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे। यानी कि आपका जो पूरा सिलेबस है वहां से 20,000 ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे। और यदि आप यही करके चले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का मान के चलेगा। आपको इस पूरे बैच में वीडियो दिया जाएगा, थ्योरी आपको समझाई जाएगी, उसके बाद उसका पीडीएफ दिया जाएगा, उसका क्विज होगा। सबसे पहले आपको वीडियो दिया जाएगा, उसका पीडीएफ दिया जाएगा, उसका क्विज होगा। तो आप देखिए, एक ही चीज आप 3 बार पढ़ लेते हैं तो वो स्वतः ही याद हो जाएगा। उसके बाद आपको की पॉइंट की एक बुक दी जाएगी, और उसके बाद अंत में आपको लास्ट के मंथ में 30 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। यानी कि आपकी एलोपैथिक फार्मासिस्ट की पूरी पढ़ाई बस यहीं पर होगी। और वो भी कितनी फीस है, मात्र 999 में, मात्र 999 में। और ये ऑफर बहुत ही कम तक है, 20 तारीख तक ये ऑफर है। उसके बाद ये ऑफर नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपको बैच लेना है तो आप अभी ले सकते हैं। हमारा जो मोबाइल नंबर है जहां पे आप बात कर सकते हैं बैच कैसे ज्वाइन करना है, कैसे हमको पेमेंट करना है, तो हमारा नंबर है 90 26 92 7315। क्या नंबर है, 90 26 92 7315। आप इस पे जब मन करे आपका फोन में मैसेज कर सकते हैं, आपको पेड ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। और यदि आपको यूपीट्रिपलएससी एलोपैथिक फार्मासिस्ट में सिलेक्शन लेना है, ये आपका लास्ट विकल्प है, तो आप हमारे साथ अवश्य जुड़िएगा, मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बैच की बात हो गई। अब बात करते हैं आगे जो आपका पार्ट है ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के विषय में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। और सबसे पहले सवाल यही आता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अगर हम इसके विषय में बात करें तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ह्यूमन बॉडी का निर्माण कैसे हुआ है, वो कैसे हुआ है, उसके साथ साथ कैसे आपके ऑर्गन बने हैं, यहां तक जो बात की जाती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बात की जाती है। लेकिन सबसे पहले यहां पे एक आपको शब्द दिख रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संगठन। क्या कहते हैं हिंदी में, संगठन। अगर हम इसकी बात करें इसका मतलब क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या मतलब होता है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ गए तो हमको सारी चीजें इसके पहले की समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझिएगा। अगर आप इसका मतलब समझ गए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है व्यवस्थित करना, यानी कि सही क्रम में सजाना, यानी कि संगठित करना। यही आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। जैसे कोई भी चीज है वो बिखरी हुई है, इधर उधर है, आप उसको एक लेबल में ले आए, एक संगठन में ले आए, वही आपका होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका घर, आप जब घर बनवाने जाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपका ईंट अलग से आएगा,
उसमें जो सीमेंट है वो अलग से आएगा, उसके बाद जो उसके पार्ट है वो अलग से आएंगे। लेकिन जब आप उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में लगाएंगे, एक ईंट ईंट जोड़ के जब आप उसकी एक दीवार बनाएंगे, जब कई दीवार जुड़ेगा तो एक कमरा बनेगा, जब कई कमरे जुड़ेंगे तो एक घर बनेगा, वही आपका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। वही बात हम करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप इसको पूरा समझिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ गए तो आपका पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी समझ में आ जाएगा। तो आप इसको अवश्य समझिएगा। अगर हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के विषय में, और उससे पहले हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के विषय में, तो मैंने आपको अभी बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है व्यवस्थित करना, सही क्रम में सजाना या संगठित करना। यानी कि चीज़ों को एक नियम और व्यवस्था में रखना ही आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। हर भाग का अपना काम होता है और जगह तय होती है। उसी तरह हमारा जो शरीर होता है, उसके जितने भी पार्ट है उसकी एक जगह फिक्स है, वहीं पे उसको रखा जाता है। अब जब आपका जो दिल है उसको निकाल करके आप दिमाग में तो फिट नहीं कर सकते, उसका एक स्थान है। आप दिमाग को ले आकर के घुटनों में तो लगा नहीं सकते क्योंकि उसका भी एक स्थान है। तो जितना भी पार्ट है उसका एक स्थान है, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको फिट करना जो होता है वही आपका होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसको बात करें साधारण शब्दों में समझें कि जब छोटी छोटी चीजें मिलकर एक सही सिस्टम बनाती हैं तो उसे ही ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे आपका ईंट से बना दीवार, दीवार से बना कमरा और कमरे से बना आपका घर, यही आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और यही ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है। अगर हम बात करें एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो शरीर के सभी भागों का एक तय क्रम और व्यवस्था में होना। सही देखिए, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, शरीर के सभी भागों को एक तय क्रम और व्यवस्था में होना ताकि शरीर सही से काम करे, यही आपका एनाटॉमी में ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने आपको अभी बताया कि आपका जो शरीर है उसमें जितने भी पार्ट हैं उसके एक स्थान फिक्स है, आप उस स्थान को बदल नहीं सकते हैं। उसी तरह आपका जो पूरा शरीर है ऐसे ही आपका काम करता है और इसीलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक सीढ़ी की तरह आपको समझना चाहिए, जिसमें सबसे छोटा जो होता है सबसे नीचे होता है, सबसे बड़ा जो होता है सबसे ऊपर होता है। आप इसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको समझाता हूं एग्जांपल के माध्यम से। जैसे आपका एक घर बनना हुआ तो उसमें ईंट आपको लगेगी। ईंट सबसे छोटा पार्ट होता है, उसके बाद ईंटों से बनता है दीवार, दीवार उससे बड़ा होता है, दीवार से एक कमरा बनता है, कमरा उससे बड़ा होता है, कमरे से फिर एक घर बनता है, घर उससे बड़ा होता है। इसी तरह हमारा जो पूरा शरीर है ये भी इसी तरह से बना होता है। मैं आपको शरीर के विषय में बताऊं तो शरीर में सबसे पहले होता है रासायनिक स्तर, जिसमें आपके होते हैं रासायनिक स्तर में आपका होता है, हम इसको बात करें तो सबसे पहले होता है एटम, जिसे हम परमाणु भी कहते हैं। एटम होता है सबसे पहले। एटम के बाद क्या होता है, मॉलिक्यूल, जिसे हम अणु कहते हैं। और ये होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रासायनिक स्तर हम जिसमें एटम और मॉलिक्यूल होता है उसको रासायनिक स्तर कहते हैं। जैसे पानी हुआ, प्रोटीन हुआ, ग्लूकोज हुआ, शरीर से यहीं से शरीर की शुरुआत होती है। जो आपका रासायनिक स्तर होता है यहीं से शरीर की शुरुआत होती है। उसके बाद आपका आता है सेल, इसके बाद क्या आता है सेल। और जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है, तब बनता है टिश्यू। क्या होता है, टिश्यू। और जब बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और उसके बाद जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनते हैं तो क्या बनता है, आपका शरीर। क्या बनता है, आपका बॉडी। जैसे मैंने आपको एक घर के माध्यम से बताया, उसी तरीके से हमारा पूरा शरीर बना है, जिसमें एटम आते हैं, मॉलिक्यूल आते हैं, सेल आता है, टिश्यू आता है, ऑर्गन आते हैं, ऑर्गन सिस्टम आता है, उसके बाद क्या बनता है, बॉडी। और हम इसको ऐसे समझ सकते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, एक आपका ट्रिक के माध्यम से, जिसमें एक पूरी लाइन में आपको समझाया जाएगा। तो आप इसको समझिएगा। सबसे पहले आता है सी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद टी, फिर उसके बाद ओ, फिर उसके बाद एस, फिर उसके बाद ओ।
अब यहाँ पे आप समझिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको अभी बताया सी का मतलब होता है केमिकल, रासायनिक स्तर। सबसे पहले क्या होता है केमिकल, जिसमें आपके एटम और मॉलिक्यूल आते हैं। उसके बाद सी का मतलब क्या हुआ सेल। उसके बाद टी का मतलब क्या हुआ टिश्यू। उसके बाद आपका ओ का मतलब क्या हुआ ऑर्गन। उसके बाद एस का मतलब क्या हुआ सिस्टम। उसके बाद ओ का क्या मतलब हुआ ऑर्गन। ये आपका पूरा इसी तरीके से आपका क्या है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका उसका स्तर है जो मैंने आपको अभी बताया। अब आप इस पूरे बात को समझे होंगे और यहाँ से आपकी एक बेसिक जो समझ है वो विकसित हुई होगी। आगे बात करते हैं इतिहास के विषय में, बात करते हैं कि जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इतिहास है वो कितना पुराना है, इतिहास के विषय में क्या जानकारी हमको मिलती है। और ये जो आपका इतिहास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतिहास को आप समझ गए तो आपका पूरा ये आपका हो जाएगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो बेसिक है वो समाप्त। इतिहास के विषय में अगर हम बात करें तो मैं आपको इतिहास में सबसे प्राचीन से लेकर के इस समय आधुनिक समय में जो है वहाँ तक बताऊंगा। जैसे आपका प्राचीन काल में क्या हुआ, उसके बाद मध्यकाल में क्या हुआ और आधुनिक काल में क्या हो रहा है, तो आप इसको समझेंगे। प्राचीन काल के विषय में बात करें, अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इतिहास के विषय में बात करें तो इतिहास में आपका आता है, इतिहास आपको पता होगा 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका प्राचीन काल, एक आपका मध्यकाल, एक आपका आधुनिक काल, जिसे हम मॉडर्न एज कहते हैं या मॉडर्न पीरियड कहते हैं। और इसमें जो आपका आता है, सबसे पहले हम प्राचीन काल को देखते हैं और प्राचीन काल को समझते हैं। प्राचीन काल की बात अगर जब आती है तो उसमें सबसे पहले एक नाम आता है जिसका नाम है हिप्पोक्रेट्स। क्या है? हिप्पोक्रेट्स। और इनका जो समय है क्या रहा है 460 से 370 बीसी, यानी कि पहले की बात है, बिफोर की बात है। और इसमें सबसे पहले क्या नाम आता है हिप्पोक्रेट्स का। अगर आपको हिप्पोक्रेट्स की कहीं बात आए तो यहाँ पे इनके विषय में एक बात आप अवश्य जानिएगा कि इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि हिप्पोक्रेट्स क्या हैं, कब हैं, इनका कार्यकाल कब था। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार ये सवाल पूछा जाता है कि फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे हिप्पोक्रेट्स को, क्रेट को। और उसके बाद अगर हम बात करें इनके विषय में तो शरीर की गड़बड़ी, जैसे बहुत समय पहले जब पुराने समय में था तो कोई भी समस्या होती थी तो वो कहा जाता है कि भगवान की कृपा है, या फिर माना जाता था कि इनके कर्मों का फल है या सजा है, ऐसे माना जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीमारी को एक प्रकोप ना मान करके उनको शरीर की गड़बड़ी माना, भगवान की कृपा ना मानकर उनको क्या माना, शरीर की गड़बड़ी माना। और इसीलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इसके बाद आपके आते हैं दूसरे कौन आते हैं? अरस्तु। कौन आते हैं? अरस्तु, जिनका समय था 384 से 322 बीसी। और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट दिया, जानवरों के शरीर का अध्ययन किया। किन्होंने? अरस्तु ने। और उसके साथ साथ जो आपका जो तुलनात्मक एनाटॉमी था उसकी नींव इन्होंने रखी। किसने? अरस्तु ने। उसके बाद आपका एक समय आता है गैलन। किसका आता है? गैलन का। गैलन के विषय में आपको ये बात जानना है कि ये रोमन काल के थे। कब थे? रोमन काल के। ठीक है। और इन्होंने क्या किया? जानवरों पर प्रयोग किया। क्या किया? गैलन ने जानवरों पर प्रयोग किया। और इन्होंने एनाटॉमी पर बहुत सारी किताबें लिखी। उसके बाद आपका आता है मध्यकाल। मध्यकाल के विषय में बात करें तो सबसे पहले आते हैं लियोनार्डो दा विंची। कौन आते हैं? दा विंची। और इनके विषय में आपको सबसे पहले यह बात जाननी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत सुंदर और सही तरीके से एनाटॉमिकल डायग्राम बनाए। किसने बनाए? विंची ने। क्या बनाए? डायग्राम बनाए। और डायग्राम से आपको पता होगा सारी चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कौन आए? वेसालियस। कौन आए?
वैसालियस। और वैसालियस के विषय में आपको ये बात जानना है कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। ठीक, यहां तक आप इस बात को समझे होंगे। आगे बात करें, उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए विलियम हार्वी। कौन आए आधुनिक काल में? विलियम हार्वी, जिनका समय क्या था? 1578 से लेकर के 1657 ईस्वी तक। इन्होंने खून के संचार को समझाया कि कैसे खून संचार होता है, दिल खून को पंप करता है, खून शरीर में घूमता है। इन्होंने किसने समझाया? विलियम हार्वी ने। और ये आपका पूरा इतिहास है। सबसे पहले आप इस इतिहास को समझने के लिए एक लाइन में इसको समझेंगे। जितने भी इम्पॉर्टेंट आपके हुए हैं उनके विषय में अगर हम समझेंगे तो सबसे पहले आपके कौन आते हैं? हिप्पोक्रेट्स आते हैं। कौन आते हैं? हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स। दूसरे नंबर पे आपको कौन आते हैं इसी क्रम में? अरस्तु। तीसरे नंबर पे आपके गैलन। चौथे नंबर पे आपके दा विंची। पांचवें नंबर पे आपके कौन आते हैं? वेसालियस। उसके बाद कौन आते हैं? हार्वी। हार्वी सबसे मॉडर्न माने जाते हैं। और इसमें आपको याद क्या रखना है? आपको बहुत ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है हिप्पोक्रेट्स के विषय में। और हिप्पोक्रेट्स जो थे इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता था। मेडिसिन कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन। और उसके बाद आप याद रखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका तुलनात्मक एनाटॉमी था, उसका विकास किसने किया था? अरस्तु ने किया था। किसने किया था? तुलनात्मक एनाटॉमी का विकास अरस्तु ने किया था। उसके बाद आपको याद रखना है, उसके बाद जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है विंची। विंची के विषय में ये पूछा जाता है कि जो डायग्राम बनाने की शुरुआत की उसकी किसके समय में की गई थी? तो विंची के समय में की थी। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है वेसालियस। वेसालियस के विषय में आप ये याद रखिएगा, इनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी कहा जाता है। उसके बाद आपके विलियम हार्वी आए, जो मॉडर्न युग के थे। इन्होंने खून के संचार को समझाया कि कैसे खून संचार होता है, खून कैसे पंप होता है, पूरे शरीर में खून कैसे जाता है। इसको समझाने का काम क्या किया? किसने किया? विलियम हार्वी ने किया, जिनका कार्यकाल 1578 से लेकर के 1657 तक रहा है। आप इस पूरे बात को समझे होंगे और ये पूरा बात आपको इस माध्यम से समझा गया। अब कहो तो इसकी एक ट्रिक भी बता दूं। ट्रिक क्या होगी इस पूरे बात को समझने के लिए, इसको याद रखने के लिए? कौन कौन से आए, कब आए, कब उनका समय रहा है? आप इसको एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है कार्यकाल, इनका एक क्रम इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने आपको जो बताया जिसके विषय में वही इंपॉर्टेंट है, बस आप याद कर लीजिएगा। इसमें आप ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। हिप्पो आया, एलिस ने देखा, गैलन ने लिखा, गैलन ने लिखा, लियो ने बनाया, वेसालियस ने सुधारा, और हार्वे ने चलाया। तो आप इस पूरे एक लाइन से आप इसको समझेंगे। सबसे पहले आता है हिप्पो। हिप्पो कौन से? तो हिप्पोक्रेट्स आप याद रख सकते हैं। एलिस में अरस्तु, उसके बाद गैलन से गैलन, और उसके बाद आपका आता है लियो, तो लियो दा विंची, आप इसको याद रख सकते हैं। और उसके बाद आपका आता है वेसालियस, तो वेसालियस थे, इन्हें आप क्या कहा जाता है? आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैंने आपको क्या बताया अभी, इनको क्या कहा जाता है? मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। और उसके बाद आपका आया है हार्वी, जिन्होंने चलाया, मतलब क्या चलाया? खून के विषय में इन्होंने बात की, तो आप इसको याद रख सकते हैं। पूरा आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं इसके विषय में थोड़ा सा कि ब्रांच ऑफ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी।
कि एनाटॉमी के ब्रांच क्या है, फिजियोलॉजी के ब्रांच क्या है और ये कैसे काम करते हैं। अब ब्रांच के विषय में आपको समझना है और आप ये समझ गए तो आपका जो बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो समाप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ब्रांच को समझेंगे। ब्रांच का मतलब होता है शाखाएं, कि एनाटॉमी की क्या शाखाएं हैं, फिजियोलॉजी की क्या शाखाएं हैं और इसको कैसे समझा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ एनाटॉमी के विषय में, कि जो आपका एनाटॉमी का ब्रांच है वो कौन कौन सा होता है और ये कैसे काम करता है। और इसमें जो आपका एनाटॉमी का जो ब्रांच आता है, इसमें सबसे पहला आता है ग्रॉस एनाटॉमी। क्या आता है? ग्रॉस एनाटॉमी, और जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्थूल शरीर रचना। क्या कहा जाता है? स्थूल शरीर रचना। इसमें क्या किया जाता है, जो अंग आंखों से देखे जाते हैं वो किस में आते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी में आते हैं। क्या होता है? जो अंग आंखों से देखे जा सकते हैं वो किस में आता है? ग्रॉस एनाटॉमी में आता है। जैसे आपका दिल हुआ, जैसे आपका फेफड़ा हुआ, जैसे आपका किडनी हुआ, इनको हम आंखों से देख सकते हैं। किस में आते हैं? ग्रॉस एनाटॉमी में आते हैं। उसके बाद आपका आता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जिसे हम सूक्ष्म शरीर रचना कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म शरीर रचना, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो आपका क्या होता है? वो आपका माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आता है, जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म शरीर रचना कहते हैं। इसमें आपको दो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो याद रखने, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का क्या मतलब होता है? तो कोशिका का जो अध्ययन किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? वो साइटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। और हिस्टोलॉजी क्या होता है? जिसमें ऊतक का अध्ययन किया जाता है। ऊतक का अध्ययन किया जाता है, टिश्यू का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। और ये जो दो सवाल हैं ये इतनी बार पूछे गए हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कभी भी अब कि आपका सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे साइटोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे हिस्टोलॉजी। तो आप इस पूरी बात को समझेंगे। उसके बाद आपका आता है डेवलपमेंटल एनाटॉमी, यानी कि विकासात्मक शरीर रचना। क्या आता है? विकासात्मक शरीर रचना। इसमें हम पढ़ते हैं कि शरीर का जो भ्रूण से लेकर के जन्म तक जो विकास हुआ है उसको, और उसके साथ साथ इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहते हैं? डेवलपमेंटल एनाटॉमी को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस बात को समझेंगे। उसके बाद आपका आता है तुलनात्मक शरीर रचना। और मैंने आपको अभी बताया कि तुलनात्मक शरीर रचना जो है इसकी विकास किसने की थी, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप वीडियो पूरा देखें, मैंने आपको अभी बताया। इसमें क्या किया जाता है? तुलना की जाती है। अब तुलना तो एक व्यक्ति से होगी नहीं, तुलना जब भी करनी होती है उसमें दो व्यक्तियों की या दो शरीर की या दो बॉडी की आवश्यकता होती है। तो तुलना इसमें क्या किया जाता है तुलनात्मक शरीर रचना में, कि इंसान और जानवर के शरीर की तुलना की जाती है। जैसे इंसान का दिल वर्सेस जानवर का दिल, दोनों में अंतर क्या है, तुलना की जाती है। कौन सा बेहतर है, कौन सा अच्छा है, क्या उपयोग है, क्या फायदे है, क्या नुकसान है, इसमें केस में की जाती है तुलनात्मक शरीर रचना में। उसके बाद आपका आता है सतही शरीर रचना, जिसको हम सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। और इसमें शरीर की ऊपरी सतह से अंगों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आपका गर्दन पर नसें या हाथों में नसें, इसका जो अध्ययन किया जाता है इसमें कहाँ पे किया जाता है? सरफेस एनाटॉमी में किया जाता है। उसके बाद आपका आता है चिकित्सीय शरीर रचना, जिसमें बीमारी और इलाज से जुड़ी एनाटॉमी, और उसके बाद डॉक्टर इसी का ज़्यादा उपयोग करते हैं। किसमें? आपका चिकित्सीय शरीर रचना में। आप यहाँ तक इस बात को समझेंगे। अब यहाँ पे आ गया है ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी, कि फिजियोलॉजी की शाखाएं क्या क्या हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका फिजियोलॉजी है उसको क्या कहते हैं हिंदी में? उसको कहते हैं क्रिया विज्ञान। क्या कहते हैं? क्रिया विज्ञान। और इसमें जो आपका ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी है, इसमें सबसे पहला आता है सेल फिजियोलॉजी। क्या आता है? सेल फिजियोलॉजी, जिसको हम कहते हैं कोशिका क्रिया विज्ञान। क्या कहते हैं? कोशिका क्रिया विज्ञान। इसमें सेल कैसे काम करता है इसके विषय में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आपका आता है ब्लड फिजियोलॉजी, जिसको हम कहते हैं रक्त क्रिया विज्ञान। क्या कहते हैं? रक्त
क्रिया विज्ञान, इसमें खून के कार्य कैसे होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का क्या काम होता है, इसका जो अध्ययन किया जाता है ब्लड फिजियोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद आपका आता है रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन क्रिया विज्ञान, जिसमें सांस लेने का की प्रक्रिया क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आदान प्रदान कैसे होता है, इसका जो कार्य है क्या कहाँ पे होता है, श्वसन क्रिया विज्ञान में इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपका आता है पाचन क्रिया विज्ञान। क्या आता है, पाचन क्रिया विज्ञान, जिसमें खाना कैसे पचता है और वो हमको पोषण कैसे देता है, इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है किडनी क्रिया विज्ञान, जिसमें किडनी कैसे खून साफ करता है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये आपके पूरे अध्ययन हो गए, आप इसे पूरे ब्रांच हो गए फिजियोलॉजी के। मैं आपको यहाँ तक इस वीडियो में मैंने आपको बताया बेसिक से, हम इसको दोबारा समझते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें मैंने आपको बताया एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है, दोनों में अंतर क्या है, क्या काम करता है, किसमें क्या देखा जाता है, और आपको मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझाई थी। उसके बाद आपका आता है ये पूरा बैच मैंने आपको बताया। अगर आपको बैच से जुड़ना हो तो हमारे इस नंबर पे फ़ोन या मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। ये आपका पहला क्लास है, आपके और भी क्लास इसी तरह आगे आते रहेंगे। और यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आज का जो टॉपिक हुआ यहाँ पे इसका क्विज भी होगा, तो क्विज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन का स्तर क्या है, कैसे हमारा शरीर बना, इसमें सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे बड़ी इकाई क्या है, एक सीढ़ी के माध्यम से मैंने इसको बताया था। उसके बाद आपका आया है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इतिहास क्या है, इतिहास में सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस पूरे बात को हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। उसके बाद आपका आता है ब्रांच ऑफ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, यानी कि एनाटॉमी का ब्रांच क्या है, फिजियोलॉजी का ब्रांच क्या है, किसमें क्या अध्ययन किया जाता है, ये पूरी बात मैंने आपको यहाँ तक बताई है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो बेसिक है, आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि कैसे काम करता है, एनाटॉमी का क्या मतलब होता है, फिजियोलॉजी का क्या मतलब होता है। अब जो कल से क्लास होगा उसमें मैं पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एक बेसिक से कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। लगभग इसमें बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो आप लगातार यहाँ तक जुड़ सकते हैं। यदि आपको हमारे बैच से जुड़ना है तो नंबर आपको दे दिया गया है, आप वहाँ से फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपका ये पूरा क्लास के PDF मिल जाएगी, आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरी जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको यह वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।